चलिए बात करते हैं सियासत की। पूरब से पश्चिम और उत्तर तक प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को भगवा रंग में रंग चुके हैं, लेकिन दक्षिण का किला फतेह करना अभी बाकी है। और इस बार पीएम मोदी ने प्रण लिया है कि दक्षिण का किला भगवा खेमा फतेह करके रहेगा। बीजेपी ने कर्नाटक के बाद तेलंगाना में बड़ी विजय का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और अपने प्रण को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी फरवरी के दूसरे हफ्ते में एक बार फिर से हैदराबाद भी जाने वाले हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेलंगाना में इस बार भगवा खेमा बड़ा खेल करेगा, क्योंकि बीजेपी इस बार तेलंगाना में टीडीपी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि पवन कल्याण की जनसेना को एक नया पार्टनर बना सकती है। जबकि कर्नाटक में मिशन 150 के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदुत्व के साथ विकास का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। 2024 में 400 प्लस का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरब, पश्चिम और उत्तर के बाद दक्षिण में दमदार परफॉर्मेंस जरूरी है। पीएम मोदी हैं तो साउथ में बीजेपी की बड़ी जीत भी मुमकिन है। जरा आप खुद सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी के हैदराबाद आने की खबर सुनकर के ओवैसी आखिर क्यों डर गए। यहां पर अनाप शनाप लोग बोलते हैं हमारे बारे में और केसीआर उनसे डरते हैं। वजीर आजम साहब, ना केसीआर हमसे डरता, ना हम उनसे डरते, ना आपसे डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते। अरे कब तक डर दिखाएंगे? तो पीएम मोदी के 13 फरवरी का हैदराबाद कार्यक्रम फाइनल होते ही ओवैसी डर वाली जुबान बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओवैसी आखिर डर क्यों रहे हैं? क्या मोदी के विकासवादी एजेंडे से ओवैसी डर गए हैं? कर्नाटक में ओवैसी लव जिहाद जैसे मुद्दे आखिर क्यों अब अचानक से उठाने लगे? कर्नाटक का चुनावी समर करीब आते ही यहां पर ओवैसी ने क्यों छोड़ दिया है लव जिहाद का मुद्दा, ये बयान भी सुनिए। फिर आप देखते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे, तो कर्नाटका में बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम नलीन कतील है। उन्होंने क्या बोल रहे, ए रोड, ड्रेनेज, पानी कुछ मत बात करो, खाली लव जिहाद, लव जिहाद। अब सवाल ये उठता है कि ओवैसी कर्नाटक में आते ही विकास, शिक्षा, रोड जैसे मुद्दे जो देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें भूल जाते हैं और लव जिहाद का एजेंडा बनाने लगते हैं। क्या इसके पीछे उनका लक्ष्य कर्नाटक के 12% मुस्लिम वोट बैंक को उकसाना है और उन्हें कांग्रेस और जेडीएस के पाले से खींचकर AIMIM के पाले में लाना है? तो इसके लिए कर्नाटक का सामाजिक समीकरण समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें लिंगायत जो है वो 18% है और दलित 23%, मुस्लिम 12%, कुरवा जो है वो 3 से 4% है। तो ये पूरा गणित हम आपको बता रहे हैं, जिसमें भाईजान आखिर क्यों कर्नाटक में लव जिहाद और हिजाब जैसे मुद्दे उठाने लगे। इसकी वजह भी आप जान लीजिए, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 12% से भी ज्यादा है। निर्णायक 7 सीट है, 19 सीट 30% से ज्यादा है, 22 सीट पर 25% से ज्यादा इसका असर है। 2018 की बात करें तो 7 मुस्लिम विधायक जीते थे, 2013 में भी 11 मुस्लिम विधायक जीते थे और बीजेपी को मुस्लिम वोट जो है वो महज और महज 15% ही सपोर्ट करता आया है। कर्नाटक में 3 महीने बाद चुनाव होना है, जिसमें करीब 6.1 करोड़ मुस्लिम मतदान वोट डालेंगे। ओवैसी खुद को मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सेदार मानते हैं, लेकिन कर्नाटक में उनकी टेंशन आखिर क्यों बढ़ी हुई है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक में ओवैसी के अलावा मुस्लिम वोट बैंक के जो दावेदार कौन है, ये भी देख लीजिए।